हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का जो प्रथम पाठ अर्थशास्त्र का परिचय का प्रथम वीडियो आप देख चुके हैं। आज भाग 2 के अंदर हम देखेंगे आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। बच्चों, प्रथम वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं, उसके क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों के अंतर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम देखेंगे कि आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ क्या है। बच्चों, सबसे पहले बताऊंगी कि आर्थिक विश्लेषण की विधियों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है निर्भरता के आधार पर, दूसरा समय तत्व के आधार पर और तीसरा उपकरण और दिशा के आधार पर। जैसा कि पहले का निर्भरता के आधार पर, आर्थिक विश्लेषण की जो निर्भरता के आधार के ऊपर इसको 2 भागों में बांटा है, आंशिक अध्ययन और सामान्य अध्ययन। जैसा कि आंशिक अध्ययन नाम से स्पष्ट है कि आंशिक मतलब कुछ भाग। जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन किसी एक तत्व को परिवर्तनशील मान करके और अन्य सभी तत्वों को स्थिर मानकर करते हैं तो इसे हम कहते हैं आंशिक विश्लेषण। जैसे कि हमें मांग और पूर्ति को समझना है तो हम समझें कि केवल कीमत ही परिवर्तनशील है और बाकी सारे तत्व स्थिर हैं। और यदि हम बाकी सारे तत्वों को स्थिर मान करके कीमत को ही परिवर्तनशील मान करके यदि हम मांग और पूर्ति को समझते हैं तो यह कहलाएगा आंशिक अध्ययन। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग होता है सामान्य या कुल। कुल मतलब जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन सभी तत्वों को परिवर्तनशील मानते हुए करते हैं तो इसे हम कहते हैं सामान्य या कुल अध्ययन। अब हमने जैसे कि तो निर्भरता के आधार पर सामान्य और कुल 2 भागों में बांटा। अब जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो इसे पुनः 2 भागों में बांटेंगे। पहला है व्यष्टिगत आंशिक अध्ययन और दूसरा है समष्टिगत अध्ययन आर्थिक अध्ययन। अब जब व्यष्टिगत अध्ययन की बात करते हैं तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसी एक तत्व को परिवर्तनशील और अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान करके अध्ययन करते हैं तो इसे व्यष्टिगत आंशिक अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार व्यष्टिगत सामान्य अध्ययन जब हम सभी तत्वों को परिवर्तनशील मानते हुए किसी आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो इसे हम समष्टिगत आर्थिक अध्ययन मानते हैं। अब हम बात करते हैं समय तत्व के आधार पर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है समय तत्व, इसे हमने पुनः 3 भागों में बांटा है। पहला है स्थैतिक, दूसरा है तुलनात्मक और तीसरा है प्रायोगिक। स्थैतिक नाम से ही स्पष्ट है। स्थैतिक समय तत्व के आधार पर जो हमने पहला वर्गीकरण किया, स्थैतिक का मतलब होता है किसी एक समय के बिंदु पर, जैसे हम आगे में भी हम पढ़ेंगे स्टॉक और प्रवाह, इसके अंदर भी ये सब चीजें आएगी। तो स्थैतिक आर्थिक चर का अध्ययन होता है कि हम जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन किसी एक समय बिंदु के ऊपर ही करते हैं तो इसे स्थैतिक आर्थिक चरों का अध्ययन कहते हैं। जैसे हम देखें कि 2015 के अंदर भारत के अंदर आय व रोजगार का स्तर क्या था तो इसे हम कहेंगे स्थैतिक अध्ययन। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन का होता है किन्हीं 2 समय तत्वों के मध्य, अर्थात 2015 के अंदर भारत के अंदर आय व रोजगार का स्तर क्या था, 2020 के अंदर क्या था, तो 2015 और 2020 दोनों का अंतर करें या दोनों की तुलना करते हैं तो इसे हम कहते हैं तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण। तीसरा होता है प्रावेगिक। प्रावेगिक मतलब गतिशील। गतिशील का मतलब होता है जब हम किन्हीं आर्थिक चरों का अध्ययन किसी एक श्रृंखला में परिवर्तन के आधार पर करें। जैसे कि 2015 से 2020 की बात करते हैं तो 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 सभी वर्षों के अंदर भारत में आय व रोजगार का स्तर क्या था। यदि हम इस चीज का अध्ययन करते हैं तो इसे कहेंगे प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण। बच्चा क्लियर है? अब इसके अंदर देखिए, जब हमने जिस तरह के इसको और ज्यादा इजी बनाने के लिए हम तीनों को 2 भागों में बांटेंगे। स्थैतिक में व्यष्टिगत समष्टिगत, जैसे व्यष्टिगत मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टिगत मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में। इसी प्रकार तुलनात्मक को भी 2 भागों में बांटेंगे, व्यष्टिगत और समष्टिगत, और प्रावेगिक को भी 2 भागों में बांटेंगे, व्यष्टिगत और समष्टिगत। हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं उपकरण और दिशा के आधार पर। आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन हम उपकरण और दिशा के आधार के ऊपर 2 तरह से कर सकते हैं। इसकी विधि निगमन विधि और आगमन विधि। बच्चों, ये हमने पहले भी इसको पढ़ चुका है, निगमन और आगमन विधि। निगमन का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है तार्किक विधि या काल्पनिक विधि, क्योंकि इसके अंदर पहले कल्पना की जाती है फिर उसके ऊपर तर्क दिए जाते हैं। इसमें सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, अर्थात सामान्य से विशेष की तरफ। किसी कुछ आर्थिक चरों के बारे में पहले एक तर्क दिए जाते हैं, कल्पना की जाती है, फिर उसके बारे में धीरे धीरे निष्कर्ष निकाल करके नियम बनता है, तब तो हम इसको कहते हैं निगमन विधि। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है आगमन विधि। आगमन विधि के अंदर कठिन से सरल यानी विशेष से सामान्य की तरफ चलेंगे, अर्थात जैसे पहले मांग और पूर्ति का नियम दे दिया और फिर मांग और पूर्ति के नियम को कई सारे प्रयोगों के द्वारा धीरे धीरे पुष्ट किया जाता है, उसको सामान्यकरण किया जाता है, तो इसको कहते हैं आगमन विधि।
तो बच्चों मैंने बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से आपको मैंने आर्थिक विश्लेषण की विधियां बताई है। हमने कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का जो प्रथम पाठ है अर्थशास्त्र का परिचय, उसके 2 भाग हम देख चुके। प्रथम भाग के अंदर हमने सभी परिभाषाएं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को देखा था। दूसरे भाग के अंदर हमने देखा आर्थिक विश्लेषण की विधियां। इसके नोट्स इस वीडियो के जस्ट बाद इसके अंदर आपको फोटो मिल जाएंगे इसके नोट्स के, आसानी से इसे उतार लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम अगला वीडियो जो आएगा तीसरा भाग, जिसके अंदर हम उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और प्रमुख आर्थिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तैयार हो जाइए, 2 वीडियो को अच्छे से याद कर लीजिए और तीसरी वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।